बेटा आवाज आ रही है? यस सर यस सर। फुल रिपोजिशन कर लिया सबने? पेपर में जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम आता है वो पार्शियल का, जो आज से करेंगे हम। फुल रिपोजिशन आने के बहुत कम चांस होते हैं, पेपर में मैक्सिमम पार्शियल ही आता है। तो आज से हम पार्शियल स्टार्ट करेंगे। लिखो बेटा पार्शियल रिपोजिशन। सिर्फ कुछ एंट्रीज चेंज होंगी, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बस। लिखो, इन केस ऑफ पार्शियल रिपोजिशन, in case of partial repossession of goods, in case of partial repossession of goods, only a part of the goods, only a part of the goods are seized and the other part is left with the hire purchaser, and other part is left with the hire purchaser। इसका मतलब है कि सारा का सारा जो भी उसने वेंडर ने बेचा है वो सारा ना ले जाके उसका कुछ एक पार्ट ले जाएगा। जैसे मैंने बोला 4 चीजें बेची हैं तो उनमें से 1 या 2 चीजें ले जाएगा, बाकी 1 या 2 चीजें छोड़ के चला जाएगा हायर परचेजर के पास। फुल स्टॉप। द जर्नल एंट्रीज are as usual up to the date of default, ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट द एंट्री फॉर पेमेंट, कहने का मतलब हमने फुल रिपोजिशन में भी क्या किया था, जब तक वो डिफॉल्ट नहीं होता तब तक हम नॉर्मल चलते रहते हैं, और जिस दिन वो डिफॉल्ट हो जाता है उस दिन अपना वो क्या जो वेंडर है वो अपना सामान उठा के ले जाएगा। तो इसमें भी जो नॉर्मल एंट्री है वो नॉर्मल रहेंगी जब तक वो डिफॉल्ट नहीं हो जाता। उसके बाद फुल स्टॉप लगाओ। अब यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे क्या होगा कि जो वेंडर है वो खुद, वेंडर और परचेजर डिसाइड करेंगे कि वेंडर कितना सामान ले जाएगा, कितना छोड़ के ले जाएगा। तो जितना सामान वेंडर ले जाएगा उतने सामान से एसेट अकाउंट में या नॉर्मल जहां पे भी हम बनाते हैं हायर वेंडर अकाउंट, उस अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। बाकी किसके पास रहेगा, हायर परचेजर के पास। तो लिखो एज अ पोर्शन ऑफ द एसेट, as a portion of the asset is left with the hire purchaser, as a portion of the asset is left with the hire purchaser, comma, neither party close the account of the others। जब भैया सारे के सारे एसेट्स नहीं गए तो कोई भी पार्टी, ना तो हायर वेंडर ना ही हायर परचेजर, अकाउंट क्लोज नहीं करेगा। फुल स्टॉप। अ पोर्शन ऑफ द एसेट, full stop, a portion of the asset which is taken away by the hire vendor, which is taken away by the hire vendor, is valued at a mutually agreed price, which is usually based on the enhanced rate of depreciation। जैसे कि मैंने बताया था ये दोनों आपस में डिसाइड करेंगे कि भाई कितना एसेट लेके जाएगा कितना नहीं लेके जाएगा, ये म्यूचुअली डिसाइड करेंगे।
साथ ही साथ ये जो डिसाइड होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के बाद डिसाइड होगा, वो हम आगे करेंगे तब प्रैक्टिकली बताऊंगा। फुल स्टॉप। समटाइम्स गुड्स रिपोजेस्ड चलो ये लाइन की जरूरत नहीं है, छोड़ो, समटाइम्स वाली लाइन काट दो। नॉर्मल हमें बस इतना पता है कि म्यूचुअली एग्री करेंगे और वो डिपेंड करेगा डेप्रिसिएशन पे। तो अब एंट्रीज क्या होंगी वो लिख लेते हैं, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे। एंट्रीज लिखो। अब यहाँ पे मैंने बोला कि अकाउंट तो क्लोज होंगे नहीं, तो क्या एंट्री होगी हायर परचेजर के केस में? लिखो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो दोनों में कुछ एंट्रीज होंगी। हायर परचेजर में फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। अब जब हमने फुल रिपोजेस करते थे, जब हम फुल रिपोजेशन करते थे, तो हम क्या करते थे बेटा कि जो भी एसेट बचा है उस पूरे एसेट को ट्रांसफर कर देते थे हायर वेंडर की अकाउंट में, याद है बेटा? और अकाउंट क्लोज कर देते थे, याद है नहीं है? आया ना? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे भी एसेट ट्रांसफर होगा, यहाँ पे भी सेम काम होगा, एसेट ट्रांसफर होगा, बट 100% एसेट ट्रांसफर नहीं होगा। तो लिखो हायर परचेजर के केस में फर्स्ट, for transfer of the agreed value for transfer of the agreed value of goods repossessed। जो हमारी पहली एंट्री होती है वो होती है फॉर ट्रांसफर ऑफ द एग्रीड वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। तो इसमें हमारी एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स ऑन हायर परचेज। सेम एंट्री होगी जो हमने लास्ट टाइम करी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स ऑन हायर परचेज। क्या यहां पे 100% वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी? जल्दी बताओ, जितना एसेट बचेगा क्या सारी वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी? नो सर। जितना उन्होंने आपस में एग्री किया होगा उतनी वैल्यू ट्रांसफर होगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? और सेम एंट्री ट्रांसफर की एंट्री यहां पे क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ, यहां पे एंट्री क्या लिखवाई थी लास्ट केस में? वेंडर के केस में एसेट्स नहीं आता बेटा, बिल्कुल लिखो गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट। हायर वेंडर के केस में लिखो गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, टू हायर परचेजर अकाउंट। फर्स्ट एंट्री क्लियर है बेटा सबको? सेकंड एंट्री लिखो। यस सर। लिखो फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन डिफॉल्ट, फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन डिफॉल्ट। सर फर्स्ट एंट्री रिपीट कर दो हायर परचेजर वाले केस में। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स ऑन हायर परचेज। सेकंड एंट्री लिखो फॉर लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट ऑन डिफॉल्ट, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी लास्ट टाइम थी। तो लिख दो सेम एज प्रीवियस, जैसे पहले थी प्रॉफिट एंड लॉस सेम उसी तरीके से। ठीक है बेटा, बस यहां पे थोड़ी एंट्रीज ज्यादा आएंगी इस केस में, यहां पे एंट्री ज्यादा होंगी, यहां पे कम होंगी। तो यहां लिखो सेकंड एंट्री। अब इसने वापस ले लिया, तो वापस लेके रिपेयर कराता है नहीं कराता बेटा? और रिपेयर कराता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? गुड्स रिपोजेस्ड टू कैश। याद है बेटा? आया ना? यस सर। एंट्री सारी वही होंगी जो पुरानी वाली है। वैसे एंट्री लिखने की वैसे मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, सारी पुरानी वाली एंट्री है। तो क्वेश्चन करते हैं एक बार, ठीक है? लिख देना ऑल एंट्री सेम एज प्रीवियस। तो सारी एंट्री सेम है। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, वैसे डिफरेंस कुछ भी नहीं है, अभी करेंगे तो देखेंगे लगभग सेम चीजें हैं। बस वहां पे अकाउंट क्लोज हो जाता है, यहाँ पे अकाउंट्स क्लोज नहीं होते, इतना फर्क है। तो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूं एक। सर बुक का क्वेश्चन। बेटा ये मुझे नहीं पता, तुम्हारी बुक में है नहीं है, बट मैं दूसरी बुक से भेज रहा हूँ।
बट इस बुक में भी ऑलमोस्ट तुम्हारी बुक की तरह ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो मैं यहाँ से करा देता हूँ, बुक से अपने घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन मैंने भेज दिया, देखो पहले पढ़ लो, उसके बाद मैं भी ब्रीफ कर दूंगा। अरे फोन छोड़ दो, अच्छा क्वेश्चन पढ़ लो सब क्वेश्चन, फिर मैं ब्रीफ करूंगा। बेटा समझ के क्वेश्चन पढ़ना, मैं भी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें समझाता हूँ। चलो ठीक है, पढ़ लिया सबने? बेटा सबने पढ़ लिया? यस सर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक हायर परचेजर है जिसने 3 ट्रक परचेज करे हैं हायर वेंडर से। हायर परचेजर का नाम है एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, हायर वेंडर का नाम है दिल्ली मोटर्स। कह रहा है कि भाई 3 ट्रक की वैल्यू 50,000 ईच थी। तो मुझे पता चल गया तीनों ट्रक मिला के कितने के हो गए, 1.5 लाख रुपए के।
कह रहा है आउट ऑफ 1.5 लाख डाउन पेमेंट कर दी उसने 30,000। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कह रहा है और जो बचा हुआ 1,20,000 है, क्योंकि भाई 1.5 लाख में से 30,000 पे कर दिया तो कितना बचा? 1,20,000। इसको Yes, 3 sir. इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो 40,000 40,000 40,000। क्लियर है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. यस सर। अब मैं इसको 40 में फिर मुझे इंटरेस्ट भी प्लस करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट दिया हुआ है 9% पर एनम, और मेरे ख्याल से इंटरेस्ट निकालना अब सबको आ गया होगा, सिंपल वाला मेथड है। फिर कह रहा है कि भाई एक इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अब ये बेचारे ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं आगे की इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकता, और ये जो डेप्रिसिएशन लगा रहा है अपने ट्रक्स पे कितना लगा रहा है? 20%। अब ये बोल रहा है कि भाई मैं अब इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकता। तो हायर वेंडर ने इसको बोला सेकंड ईयर के बाद कि भाई तू इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकता, तो एक काम कर, एक ट्रक तू अपने पास रख ले, बाकी 2 ट्रक क्या करेगा? वो उठा के ले जाएगा। और जो ये 2 ट्रक उठा के ले जा रहा है, इनकी जो वैल्यू कैलकुलेटेड होगी वो कैलकुलेटेड होगी 30% डेप्रिसिएशन काटने के लिए। चेक करना, क्वेश्चन भी यही बोल रहा है। Yes, sir. जल्दी से देखो। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. करें आगे फिर? Yes, sir. करें बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो हम करते हैं सबसे पहले अकाउंट बनाते हैं हम हायर वेंडर का। तो चलो 2 साल का, जब तक वो डिफॉल्ट नहीं होता तब तक का बनाओ, फिर मैं आगे कराता हूं। जब तक वो डिफॉल्ट नहीं होता तब तक का बनाओ, फिर आगे कराते हैं। हायर वेंडर है मेरा दिल्ली मोटर्स। तो जल्दी बनाओ। हमें 3 साल का बनाना है, अप टू 2011। अपना अपना करना, मैं भी कर रहा हूं, बाद में टैली करना बस।
जब सबका यहां तक हो जाए बता देना बेटा, फिर आगे समझाता हूं। बेटा जब सबका यहां तक हो जाए बता देना, अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछना। सेकंड तो पे ही नहीं करा ना उसने, नहीं इंटरेस्ट सेकंड का भी निकालना है। बेटा मैंने म्यूट तो नहीं कर दिया, कोई बच्चा बोल नहीं रहा। सर नहीं नहीं आवाज आ रही है सर आपकी। यहां तक हो गया सबका? यस सर। सबका हो गया? Yes, जल्दी sir. देखो जिसका नहीं हुआ। सर ये इंटरेस्ट दो भी मिनट और। इंस्टॉलमेंट में ऐड होता है क्या? क्या बेटा? सर ये जो इंटरेस्ट बेटा है क्या वो बोल रहे हो? इंस्टॉलमेंट में ऐड होता है क्या, जो हमने 40,000? सर जो नहीं, इंटरेस्ट है इंस्टॉलमेंट वो ऐड भी होगा, ऐड होता है क्या? इंटरेस्ट ऐड होगा। वो 40,000 विदाउट इंटरेस्ट है, वो तो हमारा कॉस्ट का पार्ट है ना 40,000। ठीक है, यस सर। जल्दी यहां तक सब लिख के बताना, फिर आगे कराता हूं। जल्दी करो बेटा, अरे बिना इसके खींच लिया करो। सर हाँ बेटा। सर जो क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट बोली हुई है इक्वल है जो सर, वो इंटरेस्ट इंक्लूड वाली इंस्टॉलमेंट इक्वल है ना? बेटा इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड। इंटरेस्ट तो अलग से लगता है ना। एक्सक्लूड वाली, अच्छा ओके सर। सर जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मतलब हमने इंस्टॉलमेंट सीधे लिख दिया था, फुल बेटा रिपोजिशन उसमें वाला हमें जो था, तो हायर इसमें परचेज प्राइस दिया हुआ था और उसमें इंस्टॉलमेंट उसने बोला था, उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। वहां पे इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ था हमें, यहाँ पे इंटरेस्ट तो दिया थोड़ी है। बताओ। और जब तक मैं इंस्टॉलमेंट ना पे कर दूं मुझे यही नहीं पता चलेगा अगला इंटरेस्ट बनेगा कितना। या बताओ अगर पता चल सकता है तो। अगर वो ये बोलता कि 1.5 लाख उसका हायर परचेज प्राइस है, ठीक है, तो उसका मतलब है उस 1.5 लाख में उसका इंटरेस्ट इंक्लूड होता। क्या इसने ऐसा बोला ये इंटरेस्ट इंक्लूड है 1.5 लाख में? ये बताओ, बताओ बेटा। नो सर। नो सर। तो ये जो इसका 1.5 लाख है ये कॉस्ट प्राइस है, वो बता भी रहा है कॉस्टिंग रुपीज 50,000। तो जब हम कॉस्ट प्राइस, तुम्हें दो चीजें बताई है इंस्टॉलमेंट में, दो चीजें होती है, कैश प्राइस, कैश प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, और दूसरा इंटरेस्ट। तो जब मुझे हायर परचेजर प्राइस दिया ही नहीं है और ना मैं हायर परचेज प्राइस निकाल सकता बिना इंटरेस्ट के, क्या मैं बिना इंटरेस्ट के हायर परचेज प्राइस निकाल सकता हूं बेटा? बताओ। नो सर। अगर ये बोलता कि भाई क्या नाम है, डाउन पेमेंट इज 30,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 45,000 या 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 45,000 ईच, तो इसका मतलब है 45 45 90 प्लस 45 135। तो इसका मतलब है कि जो 135 प्लस 30 1,65,000 है। तो मुझे पता चल जाता 1,50,000 के ट्रक है और 1,65,000 का हायर परचेज प्राइस है। तब मुझे पता होता कि 15,000 उसमें इंटरेस्ट है, तब मैं इंटरेस्ट इंक्लूड करके लेता। ठीक है बेटा, देखो दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिफरेंस देखो। वहां पे वो इंस्टॉलमेंट खुद बताता है कि कितने की इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, आया ना बेटा? बेटा नहीं आया समझ? आगे सर। लिख लिया आप सबने? आगे कराऊं? Yes, sir. देखो, जो अगर फुल रिपोजेशन होता तो ध्यान से अभी लिखना मत, ध्यान से देखना। अगर फुल रिपोजेशन होता तो मैं यहां लिखता एसेट्स ऑन हायर परचेज, लिखूंगा अभी भी एसेट्स ऑन हायर परचेज ही, बट तब मैं सीधा 87,200 लिख देता। बट क्या यहां पे फुल रिपोजेशन है?
यहाँ पे बोल रहा है भाई एक ट्रक छोड़ के जा रहा है और 2 ट्रक लेके जा रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो कह रहा है जो 2 ट्रक लेके जा रहा है उसकी वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैंने कहा और वो कैसे कैलकुलेट करनी है? तो क्वेश्चन पढ़ो, उसने बताया है कि जो ट्रक वो लेके जा रहा है उस पे वो डेप्रिसिएशन अज्यूम कर रहा है 30%। तो ध्यान से देखना, ये वर्किंग नोट है, ध्यान से देखना। 2 ट्रक की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 लाख। 1 लाख है ना। इस पे अगर मैं क्योंकि डेप्रिसिएशन तो 2 साल का लगेगा, 1 साल प्लस 2 साल। तो इस अगर हम रिटर्न डाउन वैल्यू ले रहे हैं तो पहले साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो कितना लगेगा? 30,000 आया ना। यस सर। यस और सर। 30,000 माइनस करके वैल्यू कितनी बचेगी? 70,000। यस सर। यस सर। 70,000 का 30% 21,000। 21,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा? 51। 52,000। तो वो 51 माइनस करके जो वैल्यू बचेगी 49,000, 49,000। वो ट्रक कितने में लेके जाएगा? 49,000। तो इस केस में यहां लिखेंगे 49,000। आराम से देख लो, जो डाउट है मेरे से पूछो। और जो बैलेंस बच गया उसको लिखते हैं बैलेंस सीडी। आराम से देखो, जो डाउट आता है मेरे से पूछो। अभी 2 मिनट दे रहा हूं मैं, आराम से समझो। ये हमारा वर्किंग नोट है, इसको लिख लेना। समझ आ गया? सर एक बार रिपीट करना सर प्लीज। एक बार रिपीट कर दो, नेटवर्क इशू बेटा था। एक बार वो चेक पहले वो लाइन पढ़ो, जो वेंडर है वो कैसे अपने जो 2 ट्रक लेके जा रहा है किस तरीके से वैल्यूएशन कर रहा है। ऐसी है कितना है, इसको प्लस करके बेटा इंटरेस्ट भी तो माइनस करोगी। जो माइनस करोगी वो 40,000 इंस्टॉलमेंट प्लस 10,800 50,800 आएगा। चेक करो क्या लिख रहा है बेटा वो। अब इधर देखो, इधर समझो पहले। ये वाला समझ आ गया बेटा? क्या बोल रहा है कि जो वो लेके जा रहा है 2 ट्रक, उसमें से पहले वो 30% डेप्रिसिएशन माइनस करेगा, यही बोल रहा है बेटा? यस देखो सर। यही बोल रहा है। तो 2 ट्रक बनते हैं 1 लाख रुपए के। तो 1 लाख रुपए का 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना बन गया? 30,000 आया ना। यस सर। यस सर। और हम रिटर्न डाउन वैल्यू ले रहे हैं तो 1 साल के बाद 30,000 माइनस करी होंगी तो वैल्यू कितनी बची? 70,000। 70,000 पे जब मैं दूसरे, क्योंकि 2 साल बाद वो डिफॉल्ट कर रहा है, जब मैं दूसरी साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो वो कितना बनेगा? 21,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन इज 51,000। तो ट्रक की वैल्यू कितनी बची? 49। तो ये 49,000 में ले जाए। समझ आया? लिख लो। यस सर। जल्दी लिखो यहां तक, फिर आगे कराता हूं। इसके आगे करना क्या है? अभी खत्म नहीं हुआ ये क्वेश्चन, अभी आगे भी करना है, क्योंकि 3 साल का अकाउंट बनवा रहा है वो। सर हाँ बेटा। सर फिर उसमें हमें जब भी एसेट की वैल्यू निकालनी होगी तो सर वेंडर के डिसाइडेड डेप्रिसिएशन रेट से निकालनी होगी, हाँ, क्योंकि क्योंकि वेंडर दो उसी रेट हिसाब अलग से है। ये दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं ना। इन दोनों, जब भी वेंडर और परचेजर होता है वो आपस में डिसाइड करते हैं कि किस रेट पे ले जाना है। तो वेंडर तो कोशिश करेगा कि भाई मेरा लॉस कम से कम हो, है ना। अच्छा। तो इसलिए आगे करते हैं। लिख लिया तक सबने? सर हाँ बेटा। सर जो बैलेंस सीडी आया है ये तीसरे ट्रक का वैल्यू है क्या? नहीं, ये अभी ओवरऑल वैल्यू भी बताऊंगा। अभी वेंडर गेम खेलते हैं बेटा, यहाँ वेंडर अभी गेम खेलेगा। अब वेंडर छोड़ेगा थोड़ी इसमें पैसे। वेंडर बोलेगा देख भाई तू पैसे नहीं दे पा रहा, मैंने कहा ठीक है नहीं दे पा रहा,
तो कह रहा है देख मैं तेरे से 2 ट्रक लेके जा रहा हूं और देख कम पैसे में लेके जा रहा हूं, हालांकि 2 ट्रक की वैल्यू 1 लाख रुपए बनती है ना, और 20% के हिसाब से भी निकालेंगे क्योंकि 20% का डेप्रिसिएशन तो अच्छी खासी वैल्यू बनती है। तो वेंडर कह रहा है देख भाई मैं तेरे से सारे ट्रक वापस नहीं लेके जा रहा, क्योंकि मैं तेरे से सारे ट्रक भी लेके जा सकता हूँ क्योंकि तूने मेरे से हायर परचेज पे खरीदा है। तो हायर वेंडर ने इससे ये ले लिया। अब हायर वेंडर ने इसको बोला है कि बेटा ये जो पैसा तेरा बच रहा है ना, ये तू मुझे पेमेंट करेगा विद इंटरेस्ट। समझ आया? अब ये जो इतना पैसा बच रहा है इस पे इंटरेस्ट के साथ वापस मांगेगा ये कौन? वेंडर। फ्री में देके नहीं जा रहा इसको। समझ आया बेटा? तो यस सर। तीसरे साल, जब तीसरा साल आएगा 1 जनवरी 2011, तो ये आ गया हमारा बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी बचेगा 38,200। तो अब वेंडर ने गेम खेला है डेप्रिसिएशन, इसलिए तो ज्यादा चार्ज करा है कि उसको अब इंटरेस्ट मिलेगा इस पे। अब क्या करेगा वो? 31/12/2011 को दोबारा से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और इंटरेस्ट किस पे चार्ज करेगा? इस अमाउंट पे। तो इसका इंटरेस्ट आएगा 38,200 इंटू 9%। तो ये इंटरेस्ट आएगा 3438, और इसको प्लस करके आएगा 41638। और उसने प्रॉमिस किया था कि भैया तीसरे साल में पूरा पैसा वापस कर देगा, क्योंकि 3 साल की इंस्टॉलमेंट थी ना। तो जो ये 3rd ईयर है, इस साल में ये दोबारा से क्या कर देगा? पैसे पे कर देगा बैंक के नाम से, और अमाउंट आ जाएगा 416 टोटल। अगर ये यहां पे भी पैसे नहीं दे पाता, ध्यान से सुनना, अगर ये यहां पे भी पैसे नहीं दे पाता तो वेंडर इससे ये वाला एसेट भी ले जाता और यहां लिख देते एसेट अकाउंट ये। समझ आया? फिर ये यहां पे पार्शल होता और यहां पे फुल हो जाता। क्लियर है सर? अगेन रिपीट करना सर ये वाला जो क्या आपने बेटा? बताया। ये सर वाली रिपीट अगर करना ये ये। पेमेंट नहीं कर पाता तो? ये समझ आ गया इंटरेस्ट क्यों पे करेगा? यस सर, ये तो आ गया। इंटरेस्ट, अब बचे हुए अमाउंट को वो इंटरेस्ट पे करेगा, और 3rd ईयर में उसको पूरा पैसा देना था क्योंकि 3 साल की इंस्टॉलमेंट थी। तो अगर ये पैसे दे देता है तो अच्छी बात है, वरना वेंडर इस वाले एसेट्स को भी ले जाएगा और यहां लिख देते फिर हम एसेट्स अकाउंट ये। तो ये वाला बन जाता फुल रिपोजेशन का केस, और ये वाला बन रहा है पार्शियल का। तो एक क्वेश्चन में 2 बार भी रिपोजेशन कर सकता है। समझ आया? जैसे Okay, एग्जांपल, तुमने किसी को उधार पे 4 चीजें बेची, अब वो पैसे नहीं दे पा रहा, तुम 2 चीजें उठा के ले आए। अगर वो कल को 2 बची हुई चीजों के भी पैसे नहीं देगा तो तुम उठा के लाओगे नहीं लाओगे? बताओ बेटा। तुमने किसी लाएंगे को, छोटा सा एग्जांपल, तुम्हारी मान लो LG का शोरूम है, ध्यान से समझो। तुम्हारा LG का शोरूम है, तुमने भाई अपने किसी एक जानकार को, पड़ोसी को 3 चीजें बेच दी, फ्रिज, AC और एक और मान लो वॉशिंग मशीन। अब उसने पेमेंट नहीं करी तो तुमने उससे 2 चीजें उठा लाया और बोला चल तू इसकी पेमेंट कर दियो। कल को अगर वो इसकी भी पेमेंट नहीं करेगा तो क्या तुम इससे पैसे वापस, उसके सामान उठा के लाओगे नहीं लाओगे? तो जो बचा हुई पेमेंट नहीं होती उस, अगर वो भी नहीं करेगा तो उस पर भी हम क्या करेंगे बेटा? फुल रिपोजिशन कर देंगे। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। करें आगे? यस। चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बनाओ, ट्रक अकाउंट, ट्रक था, टेम्पो था, जो भी था, टेम्पो अकाउंट बनाओ जल्दी। फर्स्ट ईयर का बनाओ, सेकंड का मैं बताता हूं कैसा बनेगा। आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए फोटो दे दें एक बार। सबसे पहले हम लगाते हैं, जब एसेट परचेज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी 2009 टेम्पो अकाउंट, सॉरी टेम्पो नहीं, हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर से हमने खरीदी थी 1.5 लाख की मशीन, ध्यान से समझ लो इधर। फिर हमने 31 दिसंबर 2009 को डेप्रिसिएशन लगाया होगा तीनों मशीन पे, तो तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन मिला के आया होगा हमारा 20% ऑफ 1,50,000 आया होगा 30,000।
और सेम डेट पे हमारा बचता है बैलेंस सीडी 1,20,000। यहां तक बताओ अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है। और यहां No, sir. 120 150 फिर ये 1 जनवरी 2010 को ये आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 1,20,000। अब ध्यान से समझना बेटा, पूरा डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे इस साल, तो यहां पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। डेप्रिसिएशन अगर मैं 20% निकालूं 1,20,000 का, यहां पे 30% नहीं निकालेंगे, याद रखना। यहां पे 20% था तो 20 ही निकालेंगे, वो सिर्फ वैल्यूएशन के लिए 30% निकाला था हमने, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आ गया होगा 24,000। फिर सेम डेट पे जो हमारा हायर वेंडर था वो ट्रक या टेम्पो उठा के ले गया 49,000। अब ध्यान से समझना, इसके आगे की प्रोसेस समझना ध्यान से। अब मुझे ये देखना है कि जो मेरे 2 ट्रक उठा के ले गया उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो ध्यान से समझो, इधर मैं पहले निकालूंगा बुक वैल्यू। याद है ना, डेप्रिसिएशन हमने पढ़ लिया। अगर मैं अपना डेप्रिसिएशन बेचता हूं या मेरा कोई एसेट डैमेज हो जाता है तो मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए देखना पड़ता है कि भाई मेरा बुक वैल्यू कितनी थी। तो अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 ट्रक टेम्पो की वैल्यू बनती है, ध्यान से देखना, 2 टेम्पो की वैल्यू बनती है 1 लाख रुपए, है ना। और हमने वो तो वेंडर ने 30% चार्ज कराया ना, क्योंकि वेंडर को अपना लॉस कम करना है। हमारे हिसाब से तो टेम्पो 20% से डेप्रिसिएशन हो रहा है बेटा, आया ना। तो 2 साल का 2% का डेप्रिसिएशन लगाना है इसमें। पहले साल 20,000, फिर 20,000 माइनस करूंगा तो 80,000, और 80,000 का 20,000 कितना होगा? तो मेरे अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन बनता है 36,000। तो मेरी बुक वैल्यू कितनी आ गई सेकंड ईयर के बाद? 64,000। लेकिन वेंडर कितने में ले गया? हायर वेंडर तो 49 में ले गया। तो भाई मेरे 64,000 की चीज हायर वेंडर 69 में लेके चला गया, तो मेरे लिए तो लॉस हुआ नहीं हुआ? तो यहां मेरा लॉस हो जाता है 15,000। देंगे लॉस ऑन हायर परचेज, या जो मर्जी P&L लिखोगे, कुछ भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। 15,000 आराम से देखो। अगर मान लो 64 की चीज मेरा वेंडर 70 में ले जाता, फिर मेरा प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट यहां पे आ जाता। क्लियर है बेटा? लिख लो, ये वर्किंग नोट भी लिख लो, क्योंकि मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो 30 पर जो वेंडर है वो ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाएगा, क्योंकि उसको अपना लॉस कम करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हायर वेंडर ज्यादा लॉस वो लगाएगा डेप्रिसिएशन, और हायर परचेजर वही डेप्रिसिएशन लगाएगा बेटा जितना उसका बनता है। क्लियर? सर अगर वो स्ट्रेट लाइन से करेगा तब तो उसको और प्रॉफिट बढ़ेगा। वो तो बेटा जिस हिसाब से बोलेगा वो तो उस हिसाब से होगा। हो सकता है यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन लगा रहे हो, वो वहां पे रिटर्न डाउन ले ले, या यहाँ पे हम रिटर्न डाउन लगा रहे हो, वो वहां पे स्ट्रेट लाइन ले ले। वो क्वेश्चन में जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। सही बात है, अगर वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले लेता तो उसको और प्रॉफिट हो जाता। लिख लिया यहां तक सबने? बेटा सबने लिख लिया? समझ सर, एक मिनट। कैसा है? यस सर। चलो आगे करते हैं। सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा सबने लिख लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब जो मेरा बच गया उसको हम लिख देते हैं बैलेंस सीडी। अब जो बैलेंस सीडी बचेगा बेटा, वो मेरे पास सिर्फ एक ट्रक का बैलेंस बचेगा, और एक ट्रक का अगर हम निकालेंगे तो सिर्फ बैलेंस सीडी आएगा मेरा 32,000। ठीक है बेटा? क्लियर है? तो 32,000 आ गया, इसका टोटल कर देते हैं। ये टोटल आ जाएगा मेरा 1,20,000, ये भी आ गया 1,20,000। फिर थर्ड ईयर 1,1,1,1, ये आएगा टू बैलेंस
बीडी कितना 120 सॉरी 32,000। फिर इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 31/12/11 को। अब डेप्रिसिएशन लगेगा 20% ऑन 32,000। तो 32,000 का 20% लेंगे तो 6,400 आएगा, और जो बचेगा उसको लिख देंगे बैलेंस सीडी। और 3 साल का बनाना था, 3 साल का हो गया खत्म। देखो किसी को कुछ पूछना है तो। क्या बेटा? नो चलो जल्दी से इसमें मेरे को ये हमने बना लिया इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर परचेजर। अब बनाओ इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर हायर परचेजर अकाउंट बनाओ। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा बट हम बनाते हैं। हायर परचेजर अकाउंट बना के दिखाओ मुझे जल्दी। अब हम इसमें मैं दो चीजें और ऐड करवा रहा हूं, एक हायर परचेजर अकाउंट, एक गुड्स रिपोजेशन। तो गुड्स रिपोजेशन बाद में बनाना है, पहले हायर परचेजर अकाउंट बनाओ। कोई ऐसा बच्चा है जो बोल रहा है कि सर हमसे हायर वेंडर अकाउंट नहीं बनेगा, सॉरी हायर परचेजर? जल्दी बताओ। बनवा दो सर। सर पहले ट्राई कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, मैं कराता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा, वो देखना। हायर परचेजर अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट में जब हम परचेज करते हैं 1 जनवरी 2009 को, तो यहां क्या लिखते हैं? जल्दी बताओ। टू हायर सेल्स, क्या? हायर सेल, वेंडर अकाउंट। हायर, बेटा बैंक नहीं लिखते, हायर परचेज सेल लिखते हैं। हायर परचेज सेल अकाउंट इज 1,50,000। फिर डाउन पेमेंट करते हैं, तो डाउन पेमेंट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट 30,000। फिर इंटरेस्ट ड्यू होता है, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट था हमारा 10800। फिर यहां पे हमारा हुआ था पेमेंट 31, ये भी इंटरेस्ट भी 31/12 को हुआ था। फिर यहाँ 31/12/09 को हम करते हैं बैंक से पेमेंट, ठीक है, और हमारी पेमेंट आती है 50800। याद आया बेटा? फिर यहाँ पे सेम डेट पे आता है बैलेंस सीडी। कितना आया था बैलेंस सीडी बताने जरा? 80,000, 160,800, 160,800। फिर ये यहां पे आ जाता है 1/1/2010 को बैलेंस बीडी के नाम से 80,000। फिर यहाँ 31/12/2010 को लगता है इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बना था 7,200, 7,200। ठीक है, याद है बेटा? फिर यहां पे हम लिखते हैं सेम डेट पे गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। यहां पे एसेट्स वर्ड नहीं होता, यहां होता है गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। और गुड्स कितने में रिपोजेस करे थे हमने? 49,000 में। आया ना? यस यस सर। सर। तो ये जो बच जाएगा उसको हम लिखते हैं बैलेंस सीडी, और जो हमारा बैलेंस सीडी बचा था वो बचा था 38,200। फिर इस साल 1/1/2011 में बैलेंस बीडी आ गया था हमारा 38,200। फिर इसी पे 31 तारीख को, सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट इधर आएगा, मैंने गलत लिख दिया। इंटरेस्ट इधर आना था 7,200। इंटरेस्ट इधर आना था 7,200। अब थर्ड ईयर में इंटरेस्ट लगेगा इधर, जो हमारा आ रहा था 3438। और ये सारी की सारी पेमेंट वो कर देता है बैंक के थ्रू 41638। बस क्वेश्चन खत्म।
सर जर्नल एंट्रीज करने को भी आती हैं? नहीं नहीं, पेपर में कभी जर्नल एंट्री नहीं आती। जर्नल एंट्री मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए समझाया है कि अगर तुम्हें पता भी हो कि हम क्यों डेबिट में डाल रहे हैं, क्यों क्रेडिट में डाल रहे हैं, फिर भी जिसके पास बुक्स हो वो देख लेना, पीछे पेपर दिया हुआ है तो चेक करना, कभी जर्नल एंट्री आई हो तो बता देना एक बार। ठीक है, यस सर। बना लिया है सबने? यस सर। कोई बात नहीं, लिखो आराम से, 2 मिनट दे दो। अच्छा, यहाँ 87 ये तो छोटी कैलकुलेशन तो अपने आप कर लेना बेटा। लिख लिया बेटा सबने? चलो 2 मिनट की चीजें जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन में एडिशन करो, एक लाइन लिखो। इसी क्वेश्चन में एक एडिशन करा रहा हूं, एक लाइन लिखो, मतलब इसी में नोट करके लिख लो। प्रिपेयर गुड्स रिपोजिशन अकाउंट, प्रिपेयर गुड्स रिपोजिशन अकाउंट if hire vendor spent rupees 11,000, if hire vendor spent rupees 11,000 for the repairment of the truck, for the repair and maintenance of the truck, and sold them for rupees 55,000, sold them for rupees 55,000। तो बस इसमें एक अकाउंट रह गया था, उसका नाम था गुड्स रिपोजिशन अकाउंट। लास्ट क्लास में ही बनाना सिखाया था, इजी सा है, जरा ध्यान से देख लो। सबसे पहले देखो 31/12/2010 को हायर परचेजर के अकाउंट में बेटा देखना गुड्स रिपोजिशन के नाम से एंट्री करी थी, हमने करी थी। तो यहां लिखेंगे हमारा एक्स ट्रांसपोर्ट था ना, वो हायर परचेजर एक्स ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड, कितने के खरीद वापस लिए उनसे हमने 49,000 आया ना बेटा? यस सर। फिर अब इसमें मैंने खर्चा करा, डेट नहीं दी हुई तो हम सेम डेट मान लेते हैं। तो यहां पे मैंने बताया था जब भी हम खर्चा करते हैं तो एंट्री होती है गुड्स रिपोजिशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट, कितने रुपए का खर्चा करा है? 11,000। 11,000। फिर कह रहा है मैंने वो ट्रक बेच दिए, और जब ट्रक बेचते हैं तो एंट्री कहां होती है? यहाँ पे होती है बैंक के नाम से, ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल। कितने के बेचे हैं? 55,000। अब देखो टोटल है मेरे 60,000 की, ठीक है, मैंने बेच दिया 55 का। तो भाई 60,000 की चीज अगर मैं 55 में बेचूंगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिख देंगे? लॉस। खत्म। ये 4 अकाउंट हमें बनाने होते हैं जो हमने बना लिए। एंड सर अगर ये एक्रूअल बेसिस पे होता तब? बेटा इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है एक्रूअल में। एक्रूअल में तो सिर्फ और सिर्फ हम एक एंट्री नहीं करते, और वो एंट्री है जब हम हायर वेंडर अकाउंट बनाते हैं सेल वाली, बाकी सारी एंट्री करते हैं। ओके सर।
कल इसके 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे पार्शियल वाला, उसके बाद पार्शियल खत्म हो जाएगा, फिर नया देखते हैं इसमें नया टॉपिक क्या है वो करेंगे। सर ये एक पूरा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? बेटा अगर ऑफलाइन पेपर हुए तो ऑफलाइन में आएगा 11 नंबर का, अगर ऑनलाइन हुए तो ऑनलाइन में आएगा 13 या 14 नंबर का। सर चांसेस किसके ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन? बेटा हो सकता है ऑनलाइन ही हो, क्योंकि ऑफलाइन में तो ऑफलाइन हो भी सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से केस कम हो रहे हैं तो हो सकता है तुम्हारा कॉलेज भी खुल जाए। और वो केस कैसे कम हो रहे हैं मुझे भी नहीं पता, ऑन पेपर ऑफ पेपर जैसे भी हो रहे हैं। अब ऐसा है ना, लोग टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी नॉर्मल हो गया है। बेटा क्लियर हो गया सबको ये? यस सर। चलो उम्मीद करते हैं तुम्हारे कॉलेज जल्दी खुल जाए और तुम्हें ऑफलाइन पेपर देने का मौका मिले। चलो बेटा जिसको लीव करना है कर दो, तुम्हारी दूसरी क्लास का टाइम हो गया। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। वाह, मेरे बोलने से पहले ही बच्चे लीव करने लग गए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। पेपर ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो मतलब।